हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए। साथीगण, जीके जीएस पीवाई की सीरीज आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है। और दोस्तों आइए ग्रुप डी में दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास में जो कि चर्चा करने वाले हैं। तो साथीगण, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 86वें जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, बेसिकली 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, जो बेसिकली 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से दोस्तों मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो कि है, और आप सभी को, मेरे साथीगण को याद होगा। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले आपको याद रखना है कि रूस के संविधान से लिया गया था, जो दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन, उसमें से मौलिक कर्तव्य से संबंधित हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में बेसिकली मौलिक कर्तव्य को दोस्तों शामिल किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य की किसकी अनुशंसा पे दोस्तों बनाए गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे दोस्तों इसको बनाया गया था, जो आप सभी मेरे साथीगण को ये क्वेश्चन पता होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि मूल में मौलिक कर्तव्य बेसिकली 10 था, लेकिन 2002 के जो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो दोस्तों बेसिकली आप सभी को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला अगर पॉइंट की बात करूं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत मौलिक कर्तव्य भी प्राकृतिक में गैर जो न्याय संगत रखता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत बेसिकली आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो बेसिकली 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे की आयु के बीच अपनी वार्ड हो या शिक्षा हो, उन सभी अवसर को प्रदान करना कहता है। बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आर्टिकल 21 ये शामिल किया, जिसमें शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग थर्ड में एक मौलिक अधिकार बना गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। साथीगण, एक क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों, और दोस्तों आने वाले आपके एग्जाम तक इसी तरीके से दोस्तों एक्सप्लेन करके दोस्तों वीडियो अपलोड किया जाता है दोस्तों 10 साढ़े 10 बजे के बीच में। तो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, जरूर दोस्तों वीडियो को देखिएगा। और अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 5वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आंसर, तो बेसिकली जो पहला है ना, देखो दोस्तों क्वेश्चन को समझना है कि भारत में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष में बेसिकली शुरू किया गया था। तो बेसिकली 5वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उनके पहले ही वर्ष में दोस्तों न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना लॉन्च किया गया था। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में 5वीं पंचवर्षीय योजना से और तीसरी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों में इसमें सबसे विफल पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूं तो बेसिकली तीसरा पंचवर्षीय योजना था, और आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। लेकिन दोस्तों आइए थोड़ा और इनके बारे में कुछ जानता हूं कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एन जो एमएनपी 5वीं पंचवर्षीय योजना बेसिकली आपके 1974 से लेकर 78 के बीच में चला था। सबसे पहले आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 के बीच चला था। अगर मैं दोस्त को बात करूं कि पहले वर्ष में ही बेसिकली शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ताकि कुछ बुनियादी न्यूनतम ज़रूरतें प्रदान की जा सके और लोगों के जीवन में जो कि स्तर सुधार किया जा सके। बेसिकली 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच में चलने का था, बट दोस्तों 1978 में ही ख़त्म किया था। उसमें से गरीबी उन्मूलन
रोजगार और न्याय पर जो केंद्रित बेसिकली पांचवी पंचवर्षीय योजना पे था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनसे रिलेटेड, पांचवी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड जो डीपी धर मॉडल है ना दोस्तों, हमेशा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना बेसिकली किस मॉडल पे आधारित था। तो साथीगण डीपी धर मॉडल पे आधारित था, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस योजना के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का भी शुरुआत हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पांचवी पंचवर्षीय योजना या कोई भी पंचवर्षीय योजना दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि आमतौर पर एक ग्राम पंचायत का गठन बेसिकली कितने वर्ष के लिए होता है। तो साथीगण 5 साल के लिए ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है। और दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल 40 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली ग्राम पंचायत से संबंधित है। आइए दोस्तों कुछ इनसे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि बलवंत राय मेहता 1957 ने त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश किया था, जिसमें से ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद था। आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति कब बना था। तो बेसिकली 1957 में बना था। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इसकी सिफारिश के बाद 1959 में, आपको याद रखना है कि 1959 में राजस्थान के बगदरी गांव में पहली बार ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ था। ये एक बार नहीं दोस्तों, हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के बगदरी गांव में पहली बार पंचायती की स्थापना किया था। कब किया था? तो बेसिकली 1959 में। लेकिन दोस्तों अक्सर राजस्थान के गांव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। उसी तरीके से दोस्तों आपके अशोक मेहता समिति भी आया, जो दोस्तों 1977 में बना था। और उन्होंने दोस्तों त्रिस्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय प्रणाली से बदल दिया था, जिसमें से जिला स्तर पर और गांव के समूह स्तर पर जो मंडल पंचायत होता ना, ये दोनों पे बदला था। आपको भी याद रखना, और हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अशोक से और आपके बलवंत राय मेहता समिति से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 92 के 73वें संशोधन अधिनियम ने 3 स्तरीय पंचायतों को फिर वापस लिया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इस अधिनियम के तहत 20 लाख से कम आबादी वाले राज्य या मध्यवर्ती स्तर पर गठन नहीं किया जा सकता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 20 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्रों पे आप पंचायत का गठन कीजिए, लेकिन दोस्तों नगर निगम के बारे में, इनके बारे में कहा गया कि इनसे अगर कम है तो केवल पंचायत का गठन होगा, आपका नगर निगम का नहीं होगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि श्रीलंका भारत से समुद्र की एक संकीर्णन चैनल द्वारा अलग होता है, और उस चैनल का बेसिकली क्या नाम है, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली पाक जलोढ़ मरुद आ जाएगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन, उनका एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज़ दोस्तों मन में दोहराइएगा और एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जब क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि श्रीलंका भारत से पाक जलोढ़ मरुद और मन्नान की खाड़ी द्वारा अलग होता है। बेसिकली यह तमिलनाडु, जो कि भारत, और जाफना झील जो श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस जलोढ़ मरुद का नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया, और स्थान इटली से। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथी का कि तमिल भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा में कब घोषित किया गया था। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है शास्त्रीय भाषा से। और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 2004 आ जाएगा कि 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा में घोषित किया गया था। आइए दोस्तों अगर मैं बात करूं कि तमिल भाषा को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज में घोषित किया गया था। तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला पहली भाषा जो कि राज्य था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात कहूँ तो शास्त्रीय भाषा में लिखित साहित्य की अपनी स्वतंत्रता परंपरा है। और अगर मैं बात करूँ कि शास्त्रीय भाषा भारतीय के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और 8वीं अनुसूची में 6 शास्त्रीय भाषा था, लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो कि बढ़ गया है शास्त्रीय भाषा। तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि वर्तमान में क्लासिकल लैंग्वेज कितना है। अगर दोस्तों मैं 6 के
अगर मैं बात करूं उनका एग्जैक्ट डेट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोस्तों देखो, अगर मैं बात करूं तमिल जो सबसे पहला है 2004 में, सांस्कृतिक 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। इनके डेट आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए दोस्तों। हमेशा आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 1867 में बॉम्बे में स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक आंदोलन बेसिकली कौन सा था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली आत्मारंग पांडुरंग जो प्रार्थना समाज के संस्थापक है, जो बेसिकली 1867 में इनका संस्थापक था। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में चार जो समाज एवं संस्थापक से क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। पहला आत्मारंग पांडुरंग बेसिकली प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज दोस्तों बेसिकली आपके दयानंद ब्रह्म समाज, जो कि दोस्तों आपको याद रखना है। लेकिन आर्य समाज बेसिकली जो कि दयानंद सरस्वती के द्वारा। और ब्रह्म समाज दोस्तों बेसिकली आपको, आइए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा और कुछ जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं प्रार्थना समाज की स्थापना की बात करूं तो आत्मारंग पांडुरंग 1867 में बम्बई में किया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है एग्जैक्ट कौन से स्थान पे हुआ था। अगर मैं बात करूं उनकी सहायता से केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। अगर मैं बात करूं प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि प्रार्थना समाज में आत्मारंग पांडुरंग के अलावा दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य के नाम पूछा जाता है, जिसमें से महादेव रानाडे, सर रामकृष्ण गोपाल और भंडारका और सर नारायण चंद्रवारकर जो आपको याद रखना है। वहीं सत्यशोधक समाज की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज बेसिकली राजा राम मोहन राय जो 1815 में दोस्तों। और वहीं आत्मीय सभा जो 1866 में, जो कि दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये दो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। वो तीन, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, आपको याद रखना है। जो आपके 1875 में बेसिकली आर्य समाज की स्थापना किया गया था। हमेशा दोस्तों मैंने कहा ना, चार समाज चारों के चारों आपको एग्जैक्ट डेट और उनके कौन संस्थापक है हमेशा आपके एग्जाम में रिलेटेड करके पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वोच्च विधि अधिकार बेसिकली कौन सा है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो भारत के महान्यायवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, भारत में सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है, तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अटॉर्नी जनरल भारत के सर्वोच्च विधि अधिकार है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राथमिक वकील भी थी। भारतीय संविधान के भाग 4(a) के तहत आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल से स्थिति के संबंध में कहा गया। और आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है, आर्टिकल 76 आपको याद रखना है, जिसमें से अटॉर्नी जनरल के बारे में कहा गया, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो बेसिकली भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का कार्यकाल ही संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है और राष्ट्रपति उसे कभी भी हटाया जा सकता है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। महाधिवक्ता राज्यों में संबंधित कार्यकाल रखता है और आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में कहा गया। और अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता ये दोनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो बेसिकली महाधिवक्ता के साथ ही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता से संबंधित रिलेटेड आपको याद रखना है और महाधिवक्ता संबंधित राज्य सरकार को सलाह देता है, इस पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सरकारी बजट में जब किसी राष्ट्र द्वारा किया गया व्यय आय के स्रोत से अधिक होता है, तो आय और व्यय के बीच के अंतर को बेसिकली क्या कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली बजट घाटा कहा जाता है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि बजट घाटा का मतलब किसी देश का कुल खर्च उसकी कुल आय से अधिक हो गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमेशा आपके बजट घाटा बराबर पूछा जाता है कि सरकार द्वारा कुल आय सरकार की आय माइनस कुल आय, जो कि इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट घाटा बराबर क्या होता है, तो सरकार द्वारा कुल व्यय और सरकार की कुल आय जो आपको घटाया जाता है, जो आप सबको याद रखना है। अगर बजट घाटा विभिन्न रूप से बेसिकली प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और
राजस्व घाटा जो कि शामिल है। आइए दोस्तों राजस्व घाटा के बारे में जानते हैं। राजस्व घाटा इसे उस सीमा के रूप में परिभाषित किया गया जिसे हद तक कुल राजस्व व प्राप्त कुल राजस्व से अधिक है। यह इंगित करता है कि सरकार का अर्जित राजस्व खर्चा का वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर राजस्व घाटा आय के बारे में कहूँ तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। उसी तरह से राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं राजकोषीय घाटा की अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो कुल व्यय जो कि कुल गैर माइनस उधार की प्राप्ति, ये भी पॉइंट याद रखना जो आपके हमेशा एग्जाम में राजकोषीय घाटा से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और आपके आता है कि प्राथमिक घाटा, जो बेसिकली राजकोषीय घाटा माइनस अन्य को ब्याज भुगतान करने का, ये बेसिकली प्राथमिक घाटा का भी आपको बेसिकली याद रखना। हमेशा आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड और निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र से नीलमबूर जनजाति के लोगों द्वारा काटे गए वन उपज के विपणन के लिए आदावी ब्रांड लॉन्च किया था? अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो जन शिक्षण संस्थान आ जाएगा। आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर मैं बात करूँ नाबार्ड, जो इनका फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो नाबार्ड आपको भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष निकाय जो कि किया गया है। और दोस्तों नाबार्ड से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश पे दोस्तों नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। जो इनका मुख्यालय की मैं बात करूँ तो बेसिकली मुंबई में, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना, हमेशा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए संधारणीय प्रौद्योगिकी के विकास पर केंद्रित एक प्रयोगशाला स्थापित जो कि करना है? और इस क्वेश्चन का आंसर की मैं बात करूँ तो क्रॉस कटिंग और भविष्यवादी जो पहल, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी कि PMRY बेसिकली कब शुरू किया गया था? अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो बेसिकली जो कि 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू किया गया था। आप सभी को ये पॉइंट भी याद रखना। और हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। और ये पॉइंट दोस्तों आप आराम से पढ़िएगा, और अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ यानी कि कहा जाता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आयुर्वेद को कर्म कांड जो कि ग्रंथ कहा जाता है। और हमेशा दोस्तों चारों वेद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सामवेद बेसिकली शंकर जैसे कि संगीत से, अथर्ववेद दोस्तों जादू टोना से संबंधित बेसिकली अथर्ववेद जो आपके एग्जाम में हमेशा चारों वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं वेद भारतीय उपद्वीपों की सबसे प्राचीन जीवित जो कि सहित है। और वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपके अजुर्वेद और अथर्ववेद आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अजुर्वेद उनका उपासना ज्ञान है। और अजुर्वेद बेसिकली 1100 से लेकर 800 ईसा पूर्व का है। अगर मैं सामवेद का अनुरूप की बात करूँ तो बेसिकली यह जो कि अर्पण मंत्रों या मंत्रों का संकलन करता है, जो आप सभी को याद रखना है। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच में वर्षा होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर तो 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बीच में वर्षा होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इनके बारे में कुछ कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे व्यापक वन है। और अगर मैं बात करूं उन क्षेत्र में फैला है जहां 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके आर्द्र पर्णपाती वन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच फैला है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं अगला पॉइंट की बात करूं तो एक क्वेश्चन शुष्क पर्णपाती से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली 170 से लेकर 100 के बीच में अन्य फैला हुआ है। ये भी पॉइंट बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास का क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन अगर आप सभी मेरे दोस्तों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ यार वीडियो को केवल लाइक करना दोस्तों, क्योंकि इतना अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों तो एक आप वीडियो हमारा लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों आप सबको अच्छा लगे तब, अगर आपको अच्छा नहीं लगे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए चला जाइए। लेकिन साथ ही अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। साइक्लोहेक्सेन का बेसिकली क्या सूत्र है?
अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो C6H12 बेसिकली साइक्लोहेक्सोन का सूत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ पुष्कर मेला तो अजमेर में लगता है, जो आपके एग्जाम में अब बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बेसिकली कहाँ किया गया था, तो बेसिकली सिंगापुर में किया गया था, जो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रताप का जो सर्वाधिक विरोध बेसिकली किसने किया था। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया था, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो दोस्तों बहादुर शाह जफर, औरंगजेब और जहांदार शाह और अब्दुल्ला खां आ जाएगा। और इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो बहादुर शाह जफर जो मुगल काल के अंतिम शासक है। बहुत लोग औरंगजेब आंसर मार के आएगा, लेकिन साथीगण आपको ध्यान देना है, आपके एग्जाम में हमेशा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध था। भूकंप के कारण, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण। और दोस्तों गोधरा कांड बेसिकली रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जो आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक बेसिकली कौन है। MS स्वामीनाथन। और अगर मैं बात करूँ विश्व में तो आपके नॉर्मन बोरलॉग, जो आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हो सके तो दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका।